जय हिंद। आज का टॉपिक है व्हेन प्राइवेट टीचर्स आर इंटाइटल्ड फॉर ग्रेजुटी, यानी कब निजी शिक्षक ग्रेजुटी पाने के हकदार होंगे। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि ग्रेजुटी एक्ट एक 1972 से एप्लीकेबल है, जिसका नाम है पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट 1972। उस समय निजी शिक्षक जो प्राइवेट टीचर्स थे उनको ग्रेजुटी के दायरे में शामिल नहीं किया गया था। लेकिन इस एक्ट में एक अमेंडमेंट हुआ 2009 में। याद रखिएगा, 1972 का एक्ट है, 2009 में एक अमेंडमेंट हुआ जिसमें सेक्शन 2E और सेक्शन 13 कैपिटल A, साथ ही स्टैंडिंग ऑर्डर जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने पास किया था 1080, तीनों की एप्लीकेबिलिटी से एक अमेंडमेंट आया 2009 में, जिसमें टीचर्स को ग्रेजुटी के दायरे में लाया गया। यानी सेक्शन 2E में एक वर्ड पहले से था, उसको दायरा बढ़ा दिया गया, जो कि कहा जाता है कि एम्प्लॉय की डेफिनेशन में एस्टेब्लिशमेंट्स को और ब्रॉड किया गया। यानी एस्टेब्लिशमेंट मतलब ये है कि जिसमें 10 या अधिक व्यक्ति पिछले साल प्रीसीडिंग 12 मंथ में किसी भी दिन 10 से अधिक व्यक्ति काम कर रहे हैं तो वो एस्टेब्लिशमेंट्स कहलाएगा। ठीक है। और स्टैंडिंग ऑर्डर जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने पास किया था वो एप्लीकेबिलिटी जो है 3 अप्रैल 1997 से है। यानी कि एस्टेब्लिशमेंट्स का दायरा पहले बढ़ाया गया, जो कि ये कहा गया कि एस्टेब्लिशमेंट में अब एजुकेशन इंस्टीट्यूशन भी आएंगे। यानी कि जो शिक्षण संस्थान है उनमें भी अगर 10 या अधिक व्यक्ति काम कर रहे हैं या टीचर्स काम कर रहे हैं तो वो भी एम्प्लॉय के डेफिनेशन में आ जाएगा। और ये एप्लीकेबिलिटी स्टैंडिंग ऑर्डर से उन्होंने 3 अप्रैल 1997 से लागू कर दिया। और साथ में ये भी कहा कि सेक्शन 13 कैपिटल A जो पेमेंट ग्रेजुटी एक्ट, उसमें ये वैलिडिटी जोड़ दी गई कि सेक्शन 2E का जो डेफिनेशन है वो इस सेक्शन के माध्यम से एप्लीकेबल हो जाएगा। और इस तरह से सेक्शन 2E, सेक्शन 13 कैपिटल A और स्टैंडिंग ऑर्डर 1080 को आप तीनों मिला के पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि टीचर्स आर ऑल्सो एंटाइटल्ड फॉर ग्रेजुटी। ठीक है फ्रेंड, अब इस चीज को कंफर्म होना था कि भाई इसका क्या इंटरप्रिटेशन है, क्योंकि बहुत सालों तक ये भ्रम रहा कि वास्तव में टीचर्स एंटाइटल्ड फॉर ग्रेजुटी है कि नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने 7 मार्च 2019 को बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड में क्लियर कट ये कह दिया कि जो भी अमेंडमेंट 2009 में पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट में हुआ है उसके अंतर्गत टीचर्स आर एंटाइटल्ड फॉर ग्रेजुटी, और वो भी फ्रॉम रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। यानी कि 2009 में अमेंडमेंट हुआ लेकिन टीचर्स को एंटाइटल किया गया 3 अप्रैल 1997 से। तो इस रेट्रोस्पेक्टिव वर्ड को चैलेंज किया गया। by the Independent School Federations and others वैसे यूनियन ऑफ इंडिया ने एपेक्स कोर्ट में चैलेंज किया कि रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट को हटा दिया जाए, क्योंकि टीचर्स को एंटाइटल करा जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 2009 में अमेंडमेंट आया, उसको रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से न किया जाए बल्कि 2009 से किया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को खारिज कर दिया और उन्होंने कंफर्म किया कि नहीं, जो अमेंडमेंट 2009 में आया हुआ है और स्टैंडिंग ऑर्डर जो 3 अप्रैल 1997 से है, इसकी एप्लीकेबिलिटी को आप देखेंगे तो उन्होंने कहा कि कोई कानून जब बन जाता है तो उसको हम इंटरप्रेट कर सकते हैं, उसमें हमको चेंज नहीं कर सकते। इसलिए जो रेट्रोस्पेक्टिव वर्ड जो आया हुआ है स्टैंडिंग ऑर्डर या 2009 के अमेंडमेंट से आया हुआ है वो रिमेन एज सच रहेगा, उसमें कोई भी किसी प्रकार का इंटरप्रिटेशन और नहीं हो सकता है। और इससे कंफर्म हो गया कि टीचर एंटाइटल्ड फॉर ग्रेजुटी राइट फ्रॉम 3 अप्रैल 1997। ठीक है फ्रेंड, तो अब सवाल ये होता है कि कौन से टीचर या कौन से निजी शिक्षक ये अपने हक की तरह इस ग्रेजुटी की डिमांड कर सकते हैं अपने कॉलेज मैनेजमेंट से या अपने एम्प्लॉयर से। तो फ्रेंड, सेक्शन 4 में ये प्रावधान दिया गया हुआ है कि जो भी टीचर या अध्यापक
5 साल कंटिन्यूस सर्विस किया हो, या लिखेगा 5 साल कंटिन्यूस सर्विस, यानी कि उस 5 सालों के दौरान किसी भी प्रकार का कोई ब्रेक इन सर्विस नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार का ब्रेक इन या लीव ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे कि उनको ब्रेक इन सर्विस आ जाए या उनके कार्यकाल में किसी प्रकार का अवरोध आ जाए। ठीक है, तो फ्रेंड जो भी टीचर्स कंटिन्यूस सर्विस 5 साल तक या 4 साल 6 महीने और 1 दिन काम किया हो तो वो ग्रेचुटी की डिमांड कर सकते हैं या कर सकती हैं। ठीक है, अब ये ग्रेचुटी का कैलकुलेशन होगा कैसे और कब से ये माना जाएगा? तो फ्रेंड 5 साल सर्विस कंप्लीट होने के बाद उससे अधिक जो भी हो, 5 साल से अधिक में ग्रेचुटी एप्लीकेबल हो जाएगा, उससे मिनिमम में एप्लीकेबल नहीं होता है। हाँ, यहाँ तक कहा गया कि 4 साल 6 महीने अगर 1 दिन भी हो जाता है तो टीचर्स आर एंटाइटल्ड फॉर ग्रेचुटी। अब ये कैलकुलेशन जो है, जो टर्मिनेशन ऑफ सर्विसेज कब से माना जाएगा, तो ये कहा गया है कि कोई भी एम्प्लॉय जिनका सुपरन्यूशन हुआ हो। सुपरन्यूशन का मतलब यह है कि जिस स्कूल या कॉलेज में वो टीचर पढ़ा रही हैं या पढ़ा रहा है, उनका जो जिस बोर्ड से गवर्न हो रहा है उस बोर्ड ने रिटायरमेंट एज क्या फिक्स किया हुआ है। जैसे सीबीएसई बोर्ड में या यूजुअली यूपी बोर्ड में अगर गवर्न है या आईसीएसई बोर्ड से गवर्न है तो नॉर्मली जो है वो 60 इयर्स माना जाता है। तो जो भी गवर्निंग बॉडी यानी कि बोर्ड जिसके माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन एफिलिएटेड है, उसमें जो रूल्स दिया हुआ है, अगर उसमें एज जो दी हुई है नॉर्मली जो 60 इयर्स माना जाता है तो वो सुपरन्यूशन कहा जाता है, यानी कि ऑन अटेनिंग द एज ऑफ सुपरन्यूशन यानी 60 इयर्स। एक तो ये टर्मिनेशन होता है जॉब छोड़ने का, दूसरा रिटायरमेंट यानी वीआरएस ले लिया है या रिजाइन कर दिया है या डिसेबिलिटी हो गया है, कुछ अपंगता आ गई है या डिजीज की वजह से या किसी मेडिकल ग्राउंड की वजह से उन्होंने जॉब छोड़ दिया है। तो जो भी जब से उन्होंने लास्ट वर्किंग डे, लास्ट ईयर या लास्ट मंथ जो काम किया है, तो जो लास्ट मंथ की सैलरी है उससे ग्रेजुएट की कैलकुलेशन होगी। ठीक है फ्रेंड, यानी कि जो लास्ट सैलरी है अगर मंथली, याद रखिएगा टीचर्स भी 2 प्रकार से एम्प्लॉयड किए जाते हैं, एक तो रेगुलर बेसिस पे होते हैं, एक पार्ट टाइम बेसिस पे होते हैं, जिसे हम पीस रेटेड एम्प्लॉय कहते हैं, और जो रेगुलर बेसिस होते हैं मंथली बेसिस कहा जाता है। मंथली बेसिस का मतलब ये है कि मंथली फिक्स है उनकी सैलरी, तो 15 डेज की सैलरी कैलकुलेट की जाएगी और इनटू जितने नंबर ऑफ ईयर्स सी और ही हैज कंप्लीटेड ईयर्स, उससे ग्रेजुएट कैलकुलेशन होगा। और दूसरा है पीस रेटेड, यानी कि जो गेस्ट फैकल्टी हैं जो कभी कभी आते हैं तो उनका 7 डेज सैलरी कैलकुलेट होगी और जितने साल तक उन्होंने काम किया है। फ्रेंड, इसका फॉर्मूला जो है हम नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दे देंगे, आप उससे कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड, साथ ही सेक्शन 4 सबसेक्शन 6 में एक बात और कही गई है कि अगर उन टीचर्स की वजह से एम्प्लॉयर या स्कूल मैनेजमेंट को कोई नुकसान होता है, कोई डैमेज होता है ड्यू टू नेग्लिजेंस, ओमिशन या और ऐसी किसी लापरवाही की वजह से अगर किसी प्रॉपर्टी का नुकसान होता है, तो उस ग्रेचुटी के अमाउंट से एम्प्लॉयर चाहे तो अपनी प्रॉपर्टी की क्षतिपूर्ति कर सकता है, यानी कि जितना प्रॉपर्टी डैमेज हुआ है उतनी ग्रेचुटी अमाउंट जब्त कर सकते हैं। ये राइट सेक्शन 4(6) में दिया हुआ है। साथ ही एक राइट और दिया हुआ है कि अगर टीचर्स ने मिसकंडक्ट किया है यानी डिसऑर्डरली कंडक्ट किया है या मॉरल टर्पिट्यूड में अगर पाई जाती हैं या पाया जाता है तो उनकी ग्रेचुटी फुली या पार्शियली, जैसा उन्होंने गलती किया है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, उनके वजह से स्कूल की या स्कूल मैनेजमेंट का नुकसान हुआ है, डिफेमेशन हुआ है या उनके रिपुटेशन को डैमेज आया है, तो वो चाहें तो प्रॉपरली डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग चला करके उन पे आरोप साबित कर करके उनकी पूरी ग्रेचुटी जब्त कर सकते हैं। ये एम्प्लॉयर का राइट। ठीक है फ्रेंड, तो इस तरह से सेक्शन 4 जो बताता है कि कौन कौन से टीचर्स कब और कैसे ग्रेचुटी के हकदार होंगे। सेक्शन 7 में ये प्रावधान दिया गया हुआ है कि अगर टीचर को लगता है कि उनका रिटायरमेंट करीब है, उनका हक भी बनता है, तो वो एप्लीकेशन मूव करके ग्रेचुटी डिमांड कर सकते हैं। और उसी सेक्शन 7 में ये भी दिया हुआ है कि एप्लीकेशन आए चाहे ना आए, एम्प्लॉयर या स्कूल मैनेजमेंट का भी लायबिलिटी इम्पोज कर दी गई है कि वो विदिन 30 डेज ऑफ द रिटायरमेंट या टर्मिनेशन ऑफ द सर्विसेज ऑफ द टीचर, जब वो रिटायर हो गए हैं तो 30 दिन के अंदर ग्रेचुटी का अमाउंट वो क्लियर कर दे, उनका पेमेंट कर दे। ठीक है फ्रेंड, साथ ही ये भी कहा गया कि सेक्शन 7(3)A में कि अगर किसी वजह से एम्प्लॉयर नहीं दे पाता है, डिफॉल्ट करता है,
तो यहाँ इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट की पेनाल्टी दिया हुआ है, यानी ग्रेचुटी तो देना ही है प्लस सिंपल इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा और 30 डेज से ऊपर डिले होता है या डिफॉल्ट होता है। साथ ही सेक्शन 8 में ये भी प्रावधान है कि अगर वो फिर भी डिफॉल्ट करते हैं एम्प्लॉयर या स्कूल मैनेजमेंट, तो उनके खिलाफ रिकवरी प्रोसीडिंग भी स्टार्ट हो सकती है, जो कि कंपाउंडेबल इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पे वो ग्रेचुटी को जब्त कर सकते हैं। और कंट्रोलिंग अथॉरिटी जो है, कंट्रोलिंग अथॉरिटी मैं बता दूं फ्रेंड, यहाँ पर लेबर ऑफिस हर डिस्ट्रिक्ट में होते हैं, वहाँ पर जो अग्रीड टीचर हैं वो अपनी ग्रेचुटी की डिमांड कर सकते हैं और वहाँ से एक सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा। सेक्शन 8 के अंतर्गत अगर एम्प्लॉयर बार बार डिफॉल्ट करता है और ग्रेचुटी नहीं देता है तो वो रिकवरी होगी और प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ होगा। साथ ही सेक्शन 9 में एक प्रावधान और दिया हुआ है और वो ये है कि अगर फिर भी एम्प्लॉयर डिफॉल्ट करता है तो उनका पनिशमेंट का भी प्रावधान दिया हुआ है, यानी ग्रेचुटी न देने के एवज में पेनाल्टी तो है ही, साथ ही इम्प्रिजनमेंट भी है जो कि 3 महीने से लेकर के 1 साल तक की सजा प्रावधान है और फाइन 10,000 से 20,000 तक लगाया जा सकता है। तो फ्रेंड, इस तरह से आप देखें तो पेमेंट ग्रेचुटी एक्ट 1972 में जो पहले एप्लीकेबिलिटी नहीं थी, उसकी 2009 के अमेंडमेंट से अब कोई भी निजी शिक्षक या प्राइवेट टीचर्स किसी भी कॉलेज में ऑल ओवर इंडिया, फ्रेंड मैं बता दूं ऑल ओवर इंडिया कि कोई भी प्राइवेट टीचर किसी भी निजी स्कूल में या प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में पढ़ा रही हैं, जिनका 5 साल पूरा हो गया है और उनके खिलाफ कोई टर्मिनेशन लेटर इशू नहीं किया गया है, तो ही और शी एंटाइटल्ड फॉर ग्रेचुटी। ठीक है फ्रेंड, दैट्स इट। अगले वीडियो में हम नए टॉपिक के साथ आपके साथ प्रस्तुत होंगे, तब तक के लिए जय हिंद।